हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ऑडियो बुक के साथ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन बाय अश्वथ दामोदरन। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सफ़र है जो हमें दिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आए और तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिले और अगर तुम्हें लगे लगे कि यह किताब तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम ऐसी ही किताब के और बुक्स को भी सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल का मकसद यही है कि हम उन किताबों की सीख को तुम्हारे तक पहुंचाएं जो तुम्हारे ज़िंदगी के आगे बढ़ने की ताकत दे सकती हैं। इसलिए बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी कोई नई ऑडियो बुक आए तो तुम्हें सबसे पहले तक पता चले। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि उनकी असली ताकत उनके खुद के दिमाग में है। क्योंकि जब तक तुम खुद को सीमित करोगे तब तक तुम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक तुम खुद से यह पूछना शुरू करोगे कि क्या होगा अगर मैं यह कर लूं, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हमेशा याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिमाग में है और असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है। रात के 11 बज चुके थे। मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग में हर्षित और लैपटॉप स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। काफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था कि किसी भी चीज की असली वैल्यू कैसे पता करे। हर्षित एक फाइनेंस स्टूडेंट था, लेकिन वैल्यूएशन को समझना उसके लिए पहली से कम नहीं था। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, हर जगह लोग कीमत तय कर रहे थे, लेकिन असली वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसी तलाश में उसके हाथ लगी एक किताब, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन बाय अश्वथ दामोदरन। उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्दों की गहराई में उतरा, उसे एहसास हुआ कि वैल्यूएशन सिर्फ नंबर गेम नहीं बल्कि एक आर्ट और साइंस का मिश्रण है। वैल्यूएशन क्या है और क्यों जरूरी है? दामोदर कहते हैं कि वैल्यूएशन सिर्फ एक गणना नहीं है बल्कि सोचने का तरीका है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें समझना होगा कि उसकी असली कीमत क्या है, चाहे वह स्टॉक हो, बिजनेस हो या कोई नया इनोवेशन। हर्षित ने सोचा, अगर दो लोग एक ही स्टॉक को अलग अलग कीमत पर देखते हैं तो कौन सही है? दामोदर का जवाब था कि यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस अप्रोच से वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू के तीन तरीके: एक इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, फ्यूचर कैश फ्लो के आधार पर असली वैल्यू तय की जाती है। दो, रिलेटिव वैल्यूएशन, दूसरी समान एसेट की तुलना में वैल्यू निकाली जाती है। तीन, कंटीजेंट क्लेम वैल्यूएशन, ऑप्शंस और अनिश्चितता को ध्यान में रखकर वैल्यू तय होती है। हर्षित की सबसे बड़ी सीख: मार्केट यह सही नहीं होता बल्कि लोग सही होते हैं। असली वैल्यू और मार्केट प्राइस में फ़र्क हमेशा रहेगा, लेकिन जो लोग वैल्यूएशन सही तरीके से समझते हैं वही पैसा बना सकते हैं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर आप सही कीमत जानते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक गेम नहीं बल्कि एक साइंस बन जाती है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि किसी चीज़ की असली कीमत क्या होती है? तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि आगे हम इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बाकी चैप्टर्स को भी इसी दिलचस्प अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। रात के 11 बज चुके थे। मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग में हर्षद अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर टकटक लगाए बैठा था। काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था कि किसी चीज़ की असली वैल्यू को कैसे पता करें। हर्षित एक फाइनेंस का स्टूडेंट था, लेकिन वैल्यूएशन समझना उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं था। स्टॉक, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, हर जगह लोग कीमत तय कर रहे थे, लेकिन असली वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसी तलाश में उसके हाथ लगी एक किताब, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन बाय अश्वथ दामोदरन।
उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्दावली की गहराई में उतरा, उसे एहसास हुआ कि वैल्यूएशन सिर्फ एक नंबर गेम नहीं बल्कि एक आर्ट और साइंस का मिश्रण है। वैल्यूएशन क्या है और क्यों ज़रूरी है? दामोदरन कहते हैं, वैल्यूएशन सिर्फ एक गणना नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें समझना होगा कि उसकी असली कीमत क्या है। चाहे स्टॉक हो या बिजनेस हो या इनोवेशन। हर्षित ने सोचा, अगर दो लोग एक ही स्टॉक को अलग अलग कीमत पर देखते हैं तो कौन सही है? दामोदर का जवाब था, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस अप्रोच से वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यूएशन के तीन तरीके होते हैं। एक इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, फ्यूचर कैश फ्लो के आधार पर असली वैल्यू तय की जाती है। दो, रिलेटिव वैल्यूएशन, दूसरी समान एसेट से तुलना करके वैल्यू निकाली जाती है। तीन, कंटीजेंट क्लेम वैल्यूएशन, ऑप्शन और निश्चितता को ध्यान में रखकर वैल्यू तय की होती है। हर्षित की सबसे बड़ी सीख, मार्केट सही नहीं होता बल्कि लोग सही होते हैं। असली वैल्यू और मार्केट प्राइस में फ़र्क हमेशा रहेगा, लेकिन जो लोग वैल्यूएशन सही तरीके से समझते हैं वही पैसा बना सकते हैं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर आप सही कीमत जानते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक गेम नहीं बल्कि एक साइंस बन जाती है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि किसी चीज़ की असली कीमत क्या होती है? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इसमें बाकी चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसी अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। रात के 12:30 बज चुके थे। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी धीमी पड़ रही थी, लेकिन हर्षित की आंखों में बस एक अलग ही चमक थी। उसने अपने लैपटॉप पर चैप्टर 2 खोला और बुदबुदाए, या अब समझेंगे कि आखिर वैल्यूएशन की जड़ें कहाँ से आती है। दामोदरन इस चैप्टर में बताते हैं कि वैल्यूएशन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि एक मजबूत सोचने की प्रक्रिया है। जब भी हम किसी कंपनी, स्टार्टअप या किसी इन्वेस्ट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें समझना जरूरी है कि वैल्यू और प्राइस में फ़र्क होता है। वैल्यू वर्सेस प्राइस, असली कीमत बनाम बाजार की कीमत। हर्षित सोच में पड़ गया, अगर वैल्यू और प्राइस अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ? दामोदर बताते हैं कि प्राइस वह होती है जो बाजार में खरीदार और विक्रेता मिलकर तय करते हैं। यह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। यानी अगर किसी कंपनी का स्टॉक ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, भले ही उसकी असली वैल्यू उतनी ना हो। वहीं वैल्यू किसी एसेट की असली कीमत होती है जो उसके भविष्य के संभावित रिटर्न पर आधारित होती है। अगर कोई इन्वेस्टर सही तरीके से वैल्यू निकाल सके तो वह बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हर्षित ने कॉफी का एक और घूंट लिया और सोचा, मतलब हर बार जो प्राइस दिखती है वह जरूरी नहीं कि असली वैल्यू भी हो। वैल्यूएशन के तीन पिलर दामोदर बताते हैं कि किसी भी एसेट की वैल्यू तीन मुख्य चीज़ों पर निर्भर करती है। एक, कैश फ्लो, कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कितना पैसा कमा सकता है। दो, ग्रोथ रेट, वह इनकम कितनी तेजी से बढ़ रही है। तीन, रिस्क फैक्टर, इस इनकम में कितनी अनिश्चितता है। अगर आप इन तीन फैक्टर्स को अच्छे से समझ लें तो किसी भी चीज़ की असली वैल्यू निकाल सकते हैं। हर्षित की नई समझ, अब उसे समझ आ चुका था कि बाजार हमेशा सही नहीं होता। कई बार स्टॉक्स और एसेट्स अपनी असली वैल्यू से बहुत ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, और यही वह मौका होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा बना सकता है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर आप बाजार को समझना चाहते हैं तो पहले वैल्यू और प्राइस का फ़र्क समझो। अब आगे क्या हर्षित को लगने लगा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ टिप्स और ट्रेंड्स के भरोसे नहीं किया जा सकता, इसके लिए गहरी समझ चाहिए। वह अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहा था, जहां वह सीखेगा कि वैल्यूएशन के अलग अलग मॉडल्स कैसे काम करते हैं। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो जुड़े रहिए। आगे इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बाकी चैप्टर्स को भी इसी दिलचस्प अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन चैप्टर 3, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में रात के 1 बज चुके थे। हर्षित की आंखों में अब भी उत्सुकता थी। वह अपने नोट्स देख रहा था और सोच रहा था, अगर प्राइस और वैल्यू अलग अलग हो सकती है तो असली वैल्यू निकाली कैसे जाती है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ा। दामोदरन चैप्टर में बताते हैं कि वैल्यूएशन कोई एकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके कई तरीके होते हैं। हर इन्वेस्टमेंट, हर बिजनेस, हर कंपनी को अलग नज़रिए से देखना पड़ता है।
लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस भी तरीके से वैल्यू निकाली जाए वह लॉजिक और डेटा पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ भावनाओं पर। डिफरेंट अप्रोचेबल एसेट वैल्यूएशन के अलग अलग तरीके हर्षित को अब समझ में आ रहा था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालने का सही तरीका नहीं होता, बल्कि अलग अलग मॉडल्स और अप्रोच इस्तेमाल किए जाते हैं। इस चैप्टर में दामोदर ने तीन मुख्य वैल्यूएशन मेथड को विस्तार से समझाया है। एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ वैल्यूएशन, भविष्य में कैश फ्लो की ताकत। यह तरीका किसी कंपनी या इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके उसकी आज की वैल्यू निकालने पर आधारित होता है। उसने सोचा, मतलब आज कोई चीज़ कितनी कीमती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भविष्य में कितना कमा सकती है। डीसीएफ मॉडल में तीन जरूरी स्टेप्स होते हैं। अनुमान लगाना कि भविष्य में कितना कैश फ्लो आएगा, उस कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकालना। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सही डिस्काउंट रेट लगाना। हर्षित को याद आया कि स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के वैल्यूएशन में डीसीएफ बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ फ्यूचर ग्रोथ का ज़्यादा महत्व होता है। रिलेटिव वैल्यूएशन, तुलना में ताकत, इसमें हम किसी एसेट की वैल्यू को दूसरी समान एसेट से कंपेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो कंपनी एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उनकी वैल्यू भी लगभग समान होनी चाहिए। हर्षित ने सोचा, मतलब अगर मैं किसी स्टॉक्स में वैल्यूएशन करना चाहता हूँ तो मैं उसे कंपटीटर्स को भी देख सकता हूँ। इस मेथड में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले रेशियो हैं प्राइस टू अर्निंग पी प्राइस टू बुक पीबी रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू टू ए बिट्टा। हर्षिता को यह तरीका आसान लगा, लेकिन दामोदर ने चेतना दी थी कि तुलना तभी करें जब दोनों कंपनी एक जैसी हो। गलत तुलना आपको गलत वैल्यूएशन दे सकती है। तीन, कंटीजेंट क्लेम वैल्यूएशन, निश्चितता और संभावनाओं का खेल। यह तरीका ज़्यादा एडवांस है और ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी पर आधारित होता है। इसे गौर से पढ़ा, लेकिन यह तरीका उसे जटिल लगा। फिर भी उसने नोट किया कि यह तरीका उन कंपनियों के लिए सही है जिसकी वैल्यू निश्चितता पर आधारित होती है, जैसे कि बायोटेक एयर टेक स्टार्टअप्स। हर्षित की सबसे बड़ी सीख अब उसे समझ में आ चुका था कि हर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही वैल्यूएशन मेथड सही नहीं होता। उसे अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखनी पड़ी, पीडीएफ हमें भविष्य में झांकने की ताकत देता है। रिलेटिव वैल्यूएशन हमें बाजार की तुलना करना सिखाता है। कंटीजेंट वैल्यूएशन हमें निश्चितता के बीच मौके खोजने की कला सिखाता है। अब आगे क्या? हर्षित अब जान चुका था कि वैल्यू निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सवाल यह था कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। इसका जवाब अगले चैप्टर में छिपा था, जहाँ हमें सिखा गया कि वैल्यूएशन में गलतियाँ कैसे होती है और उन्हें कैसे रोका जाए। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो जुड़े रहिए। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में रात के 2 बज चुके थे, लेकिन हर्षित की उत्सुकता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अब तक सीखा था कि वैल्यूएशन सिर्फ एक गणना नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था कि क्या वैल्यूएशन हमेशा सही होता है? उसने किताब के चौथे चैप्टर का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। दामोदर इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि वैल्यूएशन में अनिश्चितता होती है और गलतियाँ भी होती हैं। मतलब कोई मॉडल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही ढंग से एनालिसिस करें तो गलतियों को कम कर सकते हैं। द अनसर्टेनिटी इन वैल्यूएशन में अनिश्चितता क्यों होती है? इससे सोच में पड़ गया, अगर वैल्यूएशन में गलतियाँ हो सकती हैं तो फिर हम उस पर भरोसा कैसे करें? दामोदरन का जवाब था, गलतियाँ होना सामान्य है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह मान लेना कि हम 100% सही हैं। वैल्यूएशन में गलतियाँ क्यों होती है? एक, इनकम्प्लीट डाटा, अधूरी जानकारियाँ। कई बार कंपनियां अपनी सही वित्तीय स्थिति नहीं दिखाती, जिससे गलत आंकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। 2, भविष्य की अनिश्चितता। हम अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी भविष्य को पूरी तरह नहीं देख सकता। 3, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह बेइस। कई बार इन्वेस्टर अपनी मनपसंद कंपनी या सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिससे गलत वैल्यूएशन हो सकता है। 4, मॉडल का इस्तेमाल। हर बिजनेस के लिए एक ही मॉडल सही नहीं होता। गलत मॉडल लगाने से गलत नतीजे आ सकते हैं।
हर्षित ने अपने नोट्स में लिखा है, वैल्यूएशन एक गणना नहीं बल्कि एक आर्ट भी है। गलतियों से बचने के लिए हमें हर डाटा को गहराई से परखना होगा, तो फिर सही वैल्यूएशन कैसे करें? एक डाटा की शुद्धता पर ध्यान दें, कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट और बाजार की वास्तविकता को गहराई से समझें। दो यानी ध्यान से अनुमान लगाएं, हर कैश फ्लो या ग्रोथ रेट को बिना सोचे समझे मत मानें, बल्कि उसे क्रॉस चेक करें। 3 अलग-अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करें, सिर्फ डीसीएफ या सिर्फ रिलेटिव वैल्यूएशन पर निर्भर मत रहें, बल्कि दोनों की तुलना करें। 4 संभावनाओं का एनालिसिस करें, सिर्फ एक वैल्यू पर ध्यान मत दें, बल्कि यह भी देखें कि खराब स्थिति में यह वैल्यू कितनी गिर सकती है। हर्षित की सबसे बड़ी सीख अब उसे समझ में आ चुका था कि वैल्यूएशन कोई परफेक्ट साइंस नहीं बल्कि एक अनुमान लगाने की प्रक्रिया है, लेकिन हर सही तरीके से किया जाए तो यह अनुमान आपको बाजार में बड़ा दिला सकता है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार जाए। और अब आगे क्या? हर्षित को यह समझ में आ रहा था कि मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ नंबर जानना काफ़ी नहीं बल्कि दिमाग को भी खुला रखना ज़रूरी है। अगले चैप्टर में सीखेगा कि वैल्यूएशन के लिए सही डेटा कहाँ से लिया जाए और कौन से सोर्स सबसे भरोसेमंद है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बाकी चैप्टर्स को भी इसी दिलचस्प अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन चैप्टर 5 स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन हर्षित के अंदर जोश अब भी उतना ही था। उसने कॉफ़ी का एक और घूंट लिया और अपनी नोटबुक खोली और सोचा, अब तक मैंने वैल्यूएशन के अलग-अलग तरीके सीखे, गलतियों को पहचाना, लेकिन असली सवाल यह है कि सही डाटा मिलेगा कहाँ से? उसने किताब का 5वां चैप्टर खोला और उस पढ़ना शुरू किया। अश्वत्थ दामोदरन इस चैप्टर में बताते हैं कि किसी वैल्यूएशन की सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डाटा ही गलत या अधूरा है तो वैल्यूएशन भी गलत होगा। वेरीफाइड द राइट डाटा, सही डाटा कहाँ से मिलेगा? हर्षित को याद आया, कई बार मैं इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखता था, लेकिन सवाल यह था कि कौन सा सोर्स भरोसेमंद है। दामोदरन बताते हैं कि डाटा 3 मुख्य सोर्स से आता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, कंपनी हर साल अपने तिमाही अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश करती है। यह डाटा का सबसे प्रमाणित स्रोत होता है। 2 डाटा मार्केट, बाजार का डाटा किसी भी स्टॉक की कीमत, ट्रेडिंग वॉल्यूम और वॉलेट जैसी चीज़ें शेयर मार्केट में मिलती हैं। इनके लिए ब्लूमबर्ग या हू फाइनेंस, एनएससी, बीएससी और रोटर्स जैसी वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता है। 3 मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, आर्थिक डाटा किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर देश की अर्थव्यवस्था, इंटरेस्ट रेट, महंगाई और जीडीपी पर असर पड़ता है। इसके लिए आरबीआई, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसी संस्थाओं के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। हर्षित ने अपनी नोटबुक में लिखा, सही डाटा के बिना वैल्यूएशन एक अधूरी गणना बन जाता है। डाटा का विश्लेषण कैसे करें? दामोदरन आगे बताते हैं कि डाटा इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं, उसे सही तरीके से एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। हर्षित ने सीखा कि सिर्फ नंबर देखना नहीं, उसके पीछे की कहानी भी समझनी होगी। ट्रेंड्स को देखना ज़रूरी है। 1 साल का डाटा सही तस्वीर नहीं दिखाता, लेकिन 5 से 10 साल का डाटा असली ग्रोथ और रिस्क को समझने में मदद करता है। डाटा को क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। अगर 2 अलग-अलग सोर्स अलग-अलग नंबर मिलते हैं तो जांच करनी चाहिए कौन सा सही है। हर्षित को यह समझकर बहुत मज़ा आया। उसे एहसास हुआ कि डाटा इकट्ठा करना सिर्फ एक कदम है, लेकिन असली काम उसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हर्षित की सबसे बड़ी सीख अब उसे यह समझ आ चुका था कि अच्छा डाटा ही अच्छी वैल्यूएशन की नींव रखता है। अगर डाटा गलत या अधूरा हो तो पूरी गणना बेकार हो सकती है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, सही फैसले के लिए सही डाटा ज़रूरी है और सही डाटा सही सोर्स से ही आता है। अब आगे क्या? हर्षित जान चुका था कि सही डाटा कहाँ से लाना है, लेकिन अगला सवाल यह था कि डाटा को सही तरीके से कैसे प्रोसेस करें और मॉडल्स में कैसे लगाएं। अगले चैप्टर में सीखेगा कि वैल्यूएशन मॉडल्स को सही डाटा के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन सा मॉडल कब काम आता है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो
जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बाकी चैप्टर्स को भी इसी दिलचस्प अंदाज के साथ एक्सप्लोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन चैप्टर 6। रात के 3 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हर्षित के दिमाग में सवालों की गूंज थी। उसने अब तक सीखा था कि डाटा कहाँ से लाना है, लेकिन अब असली चुनौती थी कि डाटा का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने किताब का छठा चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू किया। अश्वथ दामोदरन इस चैप्टर में बताते हैं कि वैल्यूएशन मॉडल चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही डाटा इकट्ठा करना। हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही मॉडल सही नहीं होता। कुछ कंपनियों के लिए डीसीएफ मॉडल बेहतर होता है, तो कुछ के लिए रिलेटिव वैल्यूएशन ज़्यादा सटीक बैठता है। चूजिंग द राइट वैल्यूएशन मॉडल, सही वैल्यूएशन मॉडल कैसे चुने। अर्षित ने पढ़ा कि वैल्यूएशन चूज करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं, लेकिन हर तरीका हर स्थिति में सही नहीं होता। एक डिस्काउंट कैश फ्लो डीसीएफ मॉडल भविष्य में कि कैश फ्लो की ताकत कब इस्तेमाल करें। जब किसी कंपनी के पास स्थिर और अनुमानित कैश फ्लो हो, जैसे बड़ी और स्थापित कंपनियों के लिए कैसे काम करता है। यह मॉडल भविष्य में मिलने वाले कैश फ्लो को आज की वैल्यू में बदल कर बताता है। क्या सावधानी रखें, अगर गलत डिस्काउंट रेट चुना जाए तो पूरी गणना गलत हो सकती है। हर्षित ने सोचा, बड़े बिजनेस के मैन के लिए तो यह सही रहेगा, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए दो रिलेटिव वैल्यूएशन तुलना में ताकत तब इस्तेमाल करें जब इंडस्ट्री में कई समान कंपनियां हो और उनके फाइनेंस मैट्रिक्स को तुलना करके वैल्यू निकालनी हो। कैसे काम करता है यह मॉडल? पीई रेशियो, ईवी, एबिटा और प्राइस टू बुक वैल्यू जैसी मैट्रिक्स पर आधारित होता है। क्या सावधानी रखें? तुलना हमेशा समान कंपनियों में होनी चाहिए, नहीं तो गलत नतीजे मिल सकते हैं। हर्षित को यह तरीका थोड़ा आसान और प्रैक्टिकल लगा, लेकिन उसने दामोदरन की एक चेतावनी याद आई कि तुलना करते समय कंपनियों की असली वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज मत करो। 3 एसेट बेस्ड वैल्यूएशन संपत्ति की असली कीमत कब इस्तेमाल करें? जब कंपनी के पास ज़्यादा फिजिकल एसेट्स हो, जैसे रियल एस्टेट कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कैसे काम करता है? इसमें कंपनी की संपत्ति और देनदारियों को देखकर उसकी नेट वैल्यू निकाली जाती है। क्या सावधानी रखें? यह तरीका ग्रोथ कंपनियों के लिए सही नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्यूचर ग्रोथ को अनदेखा किया जाता है। हर्षित ने अपनी नोटबुक में लिखा, सही मॉडल चुनना ही असली गेम है। डीसीएफ लंबी अवधि के लिए, रिलेटिव वैल्यूएशन तुलना के लिए, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन स्टेबल बिजनेस के लिए। हर्षित की सबसे बड़ी सीख, अब उसे यह साफ समझ में आ चुका था कि हर बिजनेस को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते। सही वैल्यूएशन मॉडल चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही डाटा इकट्ठा करना। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर मॉडल गलत चुना तो नतीजा भी गलत निकलेगा, और गलत नतीजा इन्वेस्टमेंट की गलत इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाता है। तब आगे क्या हर्षित को यह समझ में आ गया कि किस मॉडल का इस्तेमाल कब करना चाहिए। लेकिन अगला सवाल था कि वैल्यूएशन में सबसे बड़ी गलतियाँ कौन सी होती है और उनसे कैसे बचा जाए। अगले चैप्टर में सीखेगा कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कौन सी गलती करते हैं और कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना जा सकता है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आगे इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बाकी चैप्टर्स को भी इसी दिलचस्प अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। रात के 3:30 बज चुके थे। बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन हर्षित के दिमाग में इन्वेस्टमेंट की गर्मी थी। उसने अब तक सीखा था कि सही डाटा कहाँ से लाना है और किस वैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल कब करना है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कौन सी गलती करते हैं और उनसे कैसे बच सकता हूँ। उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन का 7वां चैप्टर खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। दामोदरन इस चैप्टर में बताते हैं कि वैल्यूएशन की सबसे बड़ी गलती खुद पर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी मानसिकता और इमोशंस का भी बड़ा रोल होता है। द मोस्ट कॉमन वैल्यूएशन मिस्टेक्स, वैल्यूएशन में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां। हर्षित ने ध्यान से पढ़ा और एक एक पॉइंट नोट करने लगा। एक, ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास। इन्वेस्टर को लगता है कि उनका वैल्यूएशन मॉडल 100% सही है। वे यह भूल जाते हैं कि भविष्य अनिश्चित होता है
और हर मॉडल में गलतियां हो सकती है। हर्षित ने सोचा, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बार बार रीचेक करना चाहिए। ये दो रिस्क को नज़रअंदाज करना, सिर्फ संभावित रिटर्न देखने से कुछ नहीं होगा, रिस्क को भी समझना जरूरी है। कई बार कंपनी अपनी असली रिस्क को छुपाती है और इन्वेस्टर ऊंची उम्मीदों में पैसा लगा देते हैं। हर्षित को याद आया कि सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देना सही नहीं, रिस्क फैक्टर को भी समझना जरूरी है। 3, फॉलोइंग द मार्केट हाइप, बाजार की भीड़ के पीछे भागना। जब किसी स्टॉक्स या एसेट की ज़्यादा चर्चा होती है तो इन्वेस्टर बिना किसी रिसर्च किए उसमें पैसा लगा देते हैं। 1999 की द डॉट कॉम बबल और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इसी बड़ी गलती की वजह से हुई थी। हर्षित ने अपनी नोटबुक में लिखा, भीड़ के पीछे मत भागो, अपना एनालिसिस करो। 4, यूजिंग द रॉन्ग वैल्यूएशन मॉडल, गलत मॉडल का चुनाव। कई बार इन्वेस्टर गलत मॉडल का इस्तेमाल करके गलत फैसले ले लेते हैं। हर बिजनेस के लिए एक ही वैल्यूएशन मॉडल सही नहीं होता। टेक कंपनियों के लिए डीसीएफ्स, लेकिन रियल एस्टेट के लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा होता है। हर्षित को अब यह बात पूरी समझ आ गई थी कि सही मॉडल चुनना ही आधी ही जीता है। 5, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बड़े आर्थिक फैक्टर्स को नज़रअंदाज करना सिर्फ कंपनी के नंबर देखने से कुछ नहीं होगा। देश की इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और महंगाई भी मायने रखती है। 2020 में कोविड-19 के दौरान कई मजबूत कंपनियों की वैल्यू गिरी क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का असर हर बिजनेस पर पड़ता है। हर्षित ने सोचा, मतलब कंपनी की वैल्यू निकालने से पहले देश और दुनिया की इकोनॉमी को समझना होगा। हर्षित की सबसे बड़ी सीख, अब उसे यह साफ समझ में आ चुका था कि सिर्फ वैल्यू निकालना काफ़ी नहीं, बल्कि सही माइंडसेट रखना भी ज़रूरी है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि अपने इमोशंस और रिस्क को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब आगे क्या, हर्षित को यह समझ में आ गया था कि गलतियों से बचने का सही डाटा और सही माइंडसेट दोनों ज़रूरी है। लेकिन अब उसका अगला सवाल था कि क्या बिजनेस को एक ही नज़रिए से देखा जा सकता है या अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग वैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं। अगले चैप्टर में सीखेगा कि टेक रिटेल बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का वैल्यूएशन कैसे अलग होता है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे हम इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बाकी चैप्टर्स को भी इसी दिलचस्प अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन चैप्टर 8। रात के 4 बज चुके थे। खिड़की की हल्की ठंडक आ रही थी, लेकिन हर्षित के दिमाग में सवालों की गर्मी बनी हुई थी। उसने अब तक सीखा था कि वैल्यूएशन में कौन कौन सी गलतियां होती है और उनसे कैसे बचा जाए, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, क्या बिजनेस का वैल्यूएशन एक जैसा होता है या अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन का 8वां चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू किया। दामोदर इस चैप्टर में बताते हैं कि हर इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल अलग होता है, इसलिए उनका वैल्यूएशन भी अलग होता है। टेक्नोलॉजी कंपनियां, बैंकर्स फर्म, रिटेल बैंक बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को एक ही नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। वैल्यू डिफरेंट बिजनेस, अलग अलग इंडस्ट्री के बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करें। हर्षित ने ध्यान से पढ़ा और देखा कि हर सेक्टर के लिए अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल ज़्यादा प्रभावी होते हैं। एक टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनका अनिश्चित कैश फ्लो। इन कंपनियों में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर होता है, इसलिए DCF मॉडल, डिस्काउंट कैश फ्लो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए DCF सही नहीं होता क्योंकि उनके पास कैश फ्लो प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ऐसे में रेवेन्यू मल्टीप्लेक्स या EVA एब्टा रेशियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर्षित को याद आया कि टेस्ला और अमेजन बिजनेस.इन बुक वैल्यू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर्षित ने नोट किया, बैंकों के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उनके पास कितनी लोन क्षमता और एसेट्स हैं। 3, रियल एंड कंज्यूमर गुड्स, रिटेल कंपनियों का वैल्यूएशन उनकी सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन पर निर्भर करता है।
प्राइस टू सेल्स रेशियो, पीएस रेशियो और एंटरप्राइज वैल्यू टू रेवेन्यू इस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा स्टिक होता है। हर्षित ने सोचा, मतलब अगर मैं सुपरमार्केट चेन या एफएमसीजी कंपनी का वैल्यूएशन करना चाहूँ तो मुझे उसकी सेल्स ग्रोथ को ध्यान में रखना होगा। 4 मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फिजिकल एसेट्स होते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑफ एसेट्स आरओसी जैसे मैट्रिक्स बहुत अहम होते हैं। हर्षित को यह समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट कैपेसिटी और एसेट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है, इसलिए इनके वैल्यूएशन में इन फैक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हर्षित की सबसे बड़ी सीख, अब उसे यह साफ आ चुका था कि हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग वैल्यूएशन टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर सभी कंपनियों का एक ही तरीके से वैल्यू किया जाए तो नतीजे गलत हो सकते हैं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, टेक कंपनियों को उनके ग्रोथ पर, बैंक को उनकी बैलेंस शीट पर, रिटेल बिजनेस को उनकी सेल्स पर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनकी एसेट्स पर वैल्यू करना चाहिए। अब आगे क्या, हर्षित को यह समझ में आ गया कि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग वैल्यूएशन मेथड अपनाने चाहिए। लेकिन अब उसका अगला सवाल था, कौन से फाइनेंशियल रेशियो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और कैसे इनका सही उपयोग किया जाए। अगले चैप्टर में सीखेगा कि इन्वेस्टर किन किन रेशियो को देखकर सही फैसला लेते हैं और कैसे यह रेशियो मार्केट में बढ़त दिला सकते हैं। क्या आप भी सीखना चाहते हैं सही इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में सुनिए इसके बारे में। धन्यवाद।